कविता मुंबई के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये चौथा अंक है कविता मुंबई दस्तावेज श्रृंखला का। आप जानते ही हैं कि इसमें हम वरिष्ठ कवियों की कविताएं सुनते हैं और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं। आज हमारे बीच आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं कविता पाठ के लिए। इससे पहले 3 अंकों में उनका कविता पाठ हमने सुना है। आपका विस्तृत परिचय पहले अंक में दिया जा चुका है, तो आज हम सीधे कविता पाठ से प्रारंभ करेंगे। स्वागत है विनोद जी, कविता पाठ शुरू करें। प्रशांत जी, अक्सर प्रश्न उठता है जी कि इतनी ज्यादा बहस मुबाहसे के बावजूद हम ये तय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है या क्या होना चाहिए। जी जी अक्सर मैं देखता हूँ जहां भी बहस होती है सिर्फ एक दूसरे के मुंह पर काली होती जाती है। जी मुझे याद आ रहा है कि प्रेमचंद की कहानियां एक समय लखनऊ में और जगहों में जलाई जा रही थी। अच्छा। इन्हें मनोवादी डिक्लेयर किया गया था और कहा गया था कि वो क्या समझेंगे दलितों की पीड़ा। आप महिला साहित्यकारों से बातचीत करिए, वो कहेंगे आप पुरुष क्या समझेंगे महिलाओं की समस्या। दलितों से बातचीत करिए, बोले आप लोग क्या समझेंगे गैर दलित लोग हमारी समस्या। तो कोई न कोई पार्टी, कोई न कोई ग्रुप, कोई न कोई दल हर चीज को जिसको कहते हैं इश्यूज को एप्रोप्रिएट कर लेना और हर कोई जो विचारशील व्यक्ति है उसको संदिग्ध बना देना। जी यह एक अजीब किस्म का संकट है जिसमें विश्वसनीयता एकदम गायब हो जाती है। जब हम विश्वास ही नहीं करते तो फिर बातचीत या कोई कम्युनिकेशन आगे संभव है क्या। प्रेमचंद को लेके तो आज भी इस तरह की बातें छेड़ दी हैं लोगों ने। तो एक कविता थी, इस विकासशील देश की इस बेला में। जी आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर स्वागत। जैसे हम जान गए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पंख नोचे जाने के बावजूद हमारा राष्ट्रीय शौक है एक दूसरे का मुंह नोचना, बातचीत या फिर बहस के नाम पर। फिर भी अगर तुम मान ही बैठे हो कि अपने इस जनतंत्र में बोलने की आजादी है, तो मुंह खोलने से पहले कुतर्कों का अपना खजाना दिखाओ। वाह, क्या बात। तर्कों का सुर बहुत मध्यम होता है, खासकर अच्छे दिनों की हवा और ढोल बाजे में। बोलने की कुव्वत जुटा भी लो तो फिर जात की समस्या पर बोलने से पहले बताओ तुम अपनी जाति। रंग या धर्म पर बोलने से पहले बताओ तुम अपने रंग और धर्म के बारे में। स्त्री या पुरुष की समस्या पर बोलने से पहले अपना लिंग बताओ। इसी तरह समलैंगिकों के बारे में, अमीरी और गरीबी के बारे में बोलने से पहले अपनी आय बताओ। इसी तरह राजनीति के बारे में, या फिर चलो किसी भी विषय पर कुछ भी कहने से पहले वह जगह दिखाओ जहां तुम रहने दिए गए थोड़े भी असंदिग्ध। वाह वाह, बहुत सुंदर, शानदार व्यंग्य है इसमें, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। एक छोटी सी कविता है जी आजकल नौजवानों के लिए।
बच्चे पहले कुछ करने या खोजने निकलते थे तो माँ बाप के पैर छूकर, हम्म, लौट कर बताते भी थे कि आखिर क्या हुआ। अब भी निकलते हैं लेकिन बताते नहीं, लौटने पर तो कुछ भी नहीं। बहुत सही बात है। इसी बहाने दो शब्द बात हो सकती है, वो भी नहीं हो पाती। हम्म, ये कविता है मातृ सत्ता। हम्म, एक देश के किसी शहर या गांव में, किसी अस्पताल या घर में तुम्हें एक स्त्री ने जन्म दिया और सिखाया गया उसे माँ कहना। हम्म, पहचानना जब शुरू किया अपने घर और जमीन, सिखाया गया यह जमीन भी तुम्हारी माँ है, कि इस माँ के लिए तमाम लोगों से लड़ना है तुम्हारा काम। चिल्लाते हुए यह मंत्र कि जो अपनी माँ का न हुआ वो किस काम का। इस मंत्र या कहावत में दूसरों की माँओं के लिए नहीं रखी गई कोई गुंजाइश गो लागू यह सब पर थी। फिर कहा गया पहचानो अपना प्रदेश, हम्म, यह भी तुम्हारी माँ है। मत पड़ो उस चक्कर में कि बनाया किसने इसे, कहाँ से आए सब लोग, बस उसे घेर कर रखो सिर्फ अपने लिए। हम्म, कुछ इसी तरह बनाया गया देश। फिर बताया गया कहो उसे मातृभूमि, तुम्हारा काम सिर्फ उसके लिए कुछ बाहर भीतर वालों से लड़ना है हम्म, और हमेशा कुछ को देशद्रोही सिद्ध करना है। क्या फर्क पड़ता है अगर मरना पड़े कुछ को इस चक्कर में, जो अपनी माँ के लिए नहीं मर सकता वो किस काम का। बस तुम्हें याद रखना है कि अपनी हर बात का तुक माँ के प्रेम से मिलाना है, कि मातृ प्रेम एक अस्त्र है अमोघ, गलत और सही से परे, हर गर्दन के आसपास अपने हिसाब से लहराता हुआ। बस इसे साध लो सत्ता के आसपास अनवरत विचरते हुए। बहुत प्रासंगिक कविता है और शानदार ढंग से कही गई बात है। एक कविता है हदें, जी। लिमिट्स। कोई तुमसे नहीं कहता हदों के पार मत जाओ, मगर तुम खुद ही पाओगे कि कुछ ऐसी हदें भी हैं जिनके पार जाने पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिवाय इस भरम के कि तुम सदा आगे निकलते हो। हम्म, छलो मत अपने घर वालों को जो तुमसे प्यार करते, बिठाते अपने सीने में कि कुछ दिन बाद जब तुम देश के हर कोने में बढ़ने के लिए फैलाओगे अपने पैरों और पंजों को, तो पाओगे कि उस छाती में जिस पर पांव रखकर तुम ऊपर चढ़ते जाते हो लगी है आग, बुझती नहीं, जो बुझती नहीं फौरी तसल्ली से, हम्म, कि तुम पहचाने जाओगे। मगर तब तक बढ़ेगी आग और उसमें माएं बच्चे खो देंगी, वो जो वहशत के जुनून में तुमको हर कोने में खोजेंगे और पूछेंगे कि अब बोलो, वो मकसद हो गया पूरा जिसकी खातिर तुमने माओं की छातियों में आग बो दी थी। कहाँ हैं दूध की नदियां बहाने के लिए जिनको
तुमने दिखाए ख्वाब थे कि दूधों से महकते प्लास्टिक की गंध आती है। यहाँ तक कि बच्चों की हंसी में उनकी सांसें भी दुधमहे बच्चों की सांसों से नहीं लगती। तुम उनके पास मत जाओ कि तुम बरसातों में केवल पानी ही बरसने दो। बनाओ मत सतरंगी धनुष को एक ही रंग का, कि कोई रंग हो चाहे जैसा चमकीला, नहीं लगता कभी अच्छा बिना उन सारे रंगों के। हमें भी चाहिए अपना हरा रंग धानी खेतों का, कि तुम सारे खेतों में महज सरसों ही मत बो। वाह। कि खलिहानों में फैले सब रंगों पर आग मत फेंको। जल जाएंगे सारे बीज आने वाली फसलों के। फिर सूनी कोख वाली ये फटी छाती लिए धरती भला किस काले पानी से अपने पीप पूछेगी। डॉक्टर सब झूठ कहते हैं कि उनको भी नहीं मालूम कैंसर कैसे होते हैं। हमें भी है पता अब तो। घृणा जब फैलती है तो सिरों से पांवों तक गांठें ही गांठें फैल जाती हैं, जो मरकर भी नहीं खुलती। घृणा के बीज मत बो। नहीं करते कभी वे फर्क अपने और गैरों में। तुम अपनी हद पे मत जाओ, वहां रूहें से सकती हैं। बनाओ एटमों के बम, मगर यह याद रखो भी कि कोई धमकी महज धमकी नहीं होती। ये मंगल पर नहीं, तुम सारे नक्षत्रों पर जा पहुंचो। हमारी शुभ इच्छाएं तुम्हारे साथ जाएंगी, मगर इस बूढ़ी धरती को, जिसे तुम माँ भी कहते हो, सभी के लिए रहने दो। इसी के नाम पर तुम हदों के पास मत जाओ। अभी भी वक्त है, कहता हूँ लौट आओ। बहुत प्रासंगिक। पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली राजनीति पर बहुत सशक्त कविता। एक बहुत छोटी सी कविता है, योग्यता। स्वागत। मैं कहता दुनिया मेरे लायक नहीं। दुनिया कहती मैं उसमें रहने लायक नहीं। जब तक समझते कि दुनिया रहने की नहीं, भागते रहने की जगह है, समझ आ गया है कि दोनों ही एक दूसरे के किसी लायक नहीं। रहने नहीं, भागते रहने की जगह। वाह। ऐसे ही संदर्भ में एक कविता है, ऐसे दिन। जी। सभ्यता जब क्रूरता का हाथ थाम ले, संभव नहीं रह पाता मित्र बनना, विश्वास करना, प्रेम करना। यह महान संक्रांति और दुर्भिसंधियों का समय होता है। वाह, बहुत खूब। कविता है, और बूढ़े होते बूढ़े। जी। बूढ़े पाए जाते हैं दुनिया के हर कोने में, और अधिक बूढ़े होते हुए। कभी कोई उन्हें रोटी देता है, करुणा, दया, या फिर उनके द्वारा ही सिखाए गए कर्तव्य बोध के सुकून में डूबते हुए। कभी लोग प्रेम दिखाते हैं तो प्रबुद्ध होने का एहसास चेहरा दे ही देता है। सहायता करते समय विनय से दोहरा होता लोगों का शरीर उन्हें कमान सा दिख ही जाता है। हिकारत सहना बूढ़ों के लिए शायद सबसे आसान होता है,
करुणा, दया या प्रेम के असीमित दर्प से। वाह। मार खाने पर जो रो देते हैं उन्हें अपने बूढ़े होने पर कम यकीन होता है। बूढ़े प्रकृति के नियम को खूब जानते हैं, कभी कभी चर्चा भी करते हैं दार्शनिकों के स्वांग में कि कब बूढ़े हो गए और कब लाचार, इसका ठीक ठीक उन्हें अनुमान ही नहीं लग पाता। उनका भविष्यहीन प्रेम पकड़े गए अपराधी सा लगता है। सहज न रह पाने की कमजोरी झेलती दुनिया के खिलाफ उनका अकेले और चुपचाप और बूढ़े होते जाना सबसे बड़ा और भयानक विद्रोह है। वाह, बूढ़ों पे आपकी कविताएं बहुत शानदार हैं, और भी कविताएं हैं। स्थितियों और मनोविज्ञान को बहुत शानदार विश्लेषित किया है। एक कविता है मुनादी। हालांकि इसका शीर्षक सुनते ही एक पुराने बड़े कवि का की याद आ जाएगी, उन्होंने मुनादी लिखी थी। और क्योंकि तो हिंदी की परंपरा ये है कि कोई आप कहीं कुछ लिख दीजिए तो आपकी बपौती हो गई वो। तो फिर भी इसका शीर्षक मैंने रखा है मुनादी। जी। सुनो सुनो सुनो, आम और खास सभी गौर से सुनो। मुल्क हो चाहे खुदा का, मुल्क है बादशाह का। शाही फरमान से प्रार्थनाओं की जगह अब बाहरी ठेके पर संचार माध्यमों को सौंप दी गई है। उनके परम धामों में किराए पर ईश्वर लाभ नाम से 24x7x365 पे राजेंगे। शुभ की मुद्रा में मालिकों, रिद्धि सिद्धि और विशेषज्ञ ऋषियों के साथ सतत संगत है। मुलाकात के लिए कुछ खास को छोड़ जिनके नाम गुप्त रखे जाएंगे देश हित में, बाकी सबको वज्रासन की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ और निगाहें नीची कर बैठना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो। लाभ नाम का ईश्वर शुभ की मुद्रा में बैठेगा। वाह। आजकल पर्यावरण पर बड़ी बातचीत होती रहती है। जी जी। इस पर एक छोटी कविता है, मिलेगा। स्वागत। हमें शस्य श्यामलाम चाहिए, कौन नहीं जानता, गाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें और पानी बचाओ, पौधों को लगाओ, श्यामलाम भी लौटेगी और गाने वाले कोयले भी। चूना और सीमेंट चाहिए तो कबूतर ही मिलेंगे, सिर्फ गटरगू करने और हर संभव जगह पर बीट करने के लिए। शांति दूत के पद से वे कब के बर्खास्त हो चुके हैं। रसायन और विष चाहिए उन्हें मारने के लिए, जिन्हें हम हिकारत से कीड़े कहते हैं। हिकारत और विष ही लौटेगा पृथ्वी, हवा और पानी से। इतने विषैले हो चुकेंगे हम कि भले ही मर जाएं पर कीड़े भी नसीब नहीं होंगे हमें अपने मरने पर। पशु पक्षियों का तो जिक्र ही बेकार है। हमारे अंदर छिपा हुआ गुस्सा और ताकत भर छटपटाहट हमें खाए जा रहे हैं। ये हमारे संग साथ की कीमत है, चुकानी ही पड़ेगी। ऐसों के ऊपर कोटि कोटि सन्यासियों की बलिहारी की बात करते समय कवि झूठ बोलता है, शायद जानबूझकर। अंततः हमें आग और राख चाहिए, बस वही मिलेगी
स्वाहा। क्या बात है, पर्यावरण पर अलग तरह की कविता। ये कविता है संगत। संगत देखी सुनी है गायकों की, तबले हारमोनियम वगैरह के साथ। हम्म, कविता से प्रेम की कोशिश जरूर की, पर संगत कभी जमा नहीं पाया। फिर कवि तो कवियों के बीच सबसे कम रोशनी देते हैं, वाह क्या बात। और बहुधा वे ही पाए जाते हैं कविता के सबसे कमजोर पाठक और श्रोता भी। विडम्बना, सही बात। जाना वहां पड़ता है जहां कविता बसती है, उसके बहेलिए नहीं। वाह वाह, बहुत बहुत खूब, कविता के बहेली। आज के इतिहास पर बहुत जोर है, हम्म, और एक तथाकथित बड़ा वैभवशाली इतिहास गढ़ा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत लोग लगे हुए हैं। जिससे कि कम से कम आज की समस्याओं पर और दुखों पर, दर्दों पर किसी की नजर न जाए। सही है। वो एक झूले में झूलते रहें कि हम बहुत महान थे, हम बहुत महान थे। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा इतिहास के ही पॉडकास्ट चल रहे हैं। इस कविता का नाम है जबरिया पाठशाला। स्वागत। ये अंग्रेजों के जमाने में शब्द चलता था, जबरिया पाठशाला। अच्छा। दर्जा 5 तक पढ़ाई कंपलसरी थी, हम्म तो ऐसे तो कभी कोई चिंता नहीं करता था। लेकिन हम्म, खुंदक खा के लोग आपके बच्चे पकड़ ले जाते थे कि भेजा क्यों नहीं स्कूल, अच्छा और माँ बाप को यातना दी जाती थी। तो कहा जाता अच्छा। था भैया ये जबरिया पाठशाला में जाना जरूरी है। हम्म, ये है कविता जबरिया पाठशाला। सिर्फ इतिहास एक ऐसा सबक है जिसकी पूंछ हमेशा जिंदा और मजबूत रहती है। हम्म, न पढ़ने या सबक याद न रखने या फिर अपने मतलब के लिए उससे छेड़छाड़ करने वाली हर पीढ़ी पीढ़ी को यह पूंछ सिर्फ मारती ही नहीं, अक्सर खा भी जाती है। हम्म, शरीर का भले ही जो हो, यह सर्वग्रासी पूंछ अजय ही नहीं, अमर भी है। फिर भी यह सिर्फ सबक रहना चाहती है, जबरिया पाठशाला की। वाह, बहुत सुंदर। ये जो नोटबंदी हुई थी, जी, इसमें कि बिना एक भी पैसा टैक्स दिए हुए देश का सारा ब्लैक मनी वाइट में आ गया था। बिल्कुल। उस समय कुछ एक आध कविता नोट की थी। हम्म, ये है नोटबंदी और बूढ़ा। 19 नवंबर के लिए हुई थी घोषणा कि बूढ़ों का दिन है, बैंक से पैसे निकालने या फिर जमा करने का। बैंक खुलने से पहले ही जा खड़ा होता है पेंशन याफ्ता वह, पैसे निकालने को अपने ही खाते से। हम्म, बूढ़ों की संख्या का कम है देश में, सोचता है वह पीछे की कतार की सड़क तक लंबाई देख, एक टांग से दूसरी टांग पर बार बार वजन बदलते हुए। वाह, छड़ी भी देती है कुछ कुछ उसका साथ, पैसों की जरूरत भी संभालती है काफी देर तक उसे। काउंटर खुलता है चौकीदार के भरोसे, सरकारी बैंक का, कैशियर के बिना ही। पूछने पर बताता है कोई अभी चाय पी रहा है वह, और फिर आते ही व्यस्त हो जाता है वह करता हुआ कुछ कुछ काम। कई एक फोन भी करने हैं उसे। हम्म, बूढ़ा पूछता है कब तक खड़ा रहे वह,
इधर उधर देखते हुए शायद काउंटर के शीशे से। कोई जवाब न मिलने पर कुछ खटपट करता है वह काउंटर की खिड़की पर और सहम जाता है कैशियर को घूरता देख। उसने बुलाया था क्या? काम करे वह अपने या उसके हिसाब से, पूछता है कैशियर नाक और भौहों को चौड़ा करते हुए। बूढ़ा गिड़गिड़ाता है, बेटा जवाब देने की उम्र नहीं बची है, अब तो शायद दे पाए वह अगले ही जन्म में। क्या कर लेता पहले ही, घुर्राता है कैशियर। जवाब तो देता कम से कम पेट भर खाने को। धीरे से बड़बड़ाता है बूढ़ा और फिर चुप हो जाता है नजरें चुराते हुए। बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक कविता है। इसमें दूसरा है इसी क्रम में, कतार में बूढ़ा। भीख मांगने वालों और लंगर खाने वालों की कतार में फर्क करना सीख रहा है बैंक की कतार छोड़ वेलनेस सेंटर की कतार में लगा हुआ बूढ़ा। मन ही मन करता है प्रार्थना, नए नोटों की तरह खत्म न हो जाए कोई दवा भी उसका नंबर आने तक। क्या करेगा वह अगर खरीदनी पड़ी कोई दवा बाजार से? कान उसके बजते हैं, सुनते कहाँ हैं नोट, कितनी तो तंगी है खर्चे की दिन रात। धीरे धीरे खिसकता है वह अपनी कतार में, सोचता है शाम तो होनी ही है और फिर रात भी, कतार चाहे बैंक की हो, वेलनेस सेंटर की या फिर उम्र की। वाह, बहुत सुंदर। थक चुके डॉक्टर से कहता है आजिज साहब, नींद नहीं आती आजकल, दिन भर इधर उधर घिसटने के बाद भी, और फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता ही जाता है। खाना खाते ही जल्दी लेट जाया करो, दिमाग मत चलाया करो लेटने के बाद, कहता है डॉक्टर। खाने के लिए बैंक की लाइन में लगना पड़ता है और दिमाग तो अब चलता ही नहीं, जैसे कि हाथ पैर लगा उसने कहा है डॉक्टर से बार बार। कितनी गोलियां खाओगे और आखिर कब तक? पूछता कम है और हैरानी ज्यादा दिखाता है डॉक्टर। बूढ़ा हो जाता है और भी हैरान। डॉक्टर कहता है दे तो दूं नींद की गोली, पर उसके बाद फिर बिना गोली खाए उतनी भी नहीं आएगी जितने अब आती है। बूढ़े की हैरानी कम न होती देख पूछता है डॉक्टर, अच्छा बताओ क्या उम्र हुई तुम्हारी? 70 पार कर चुका हूँ, पर क्या हुआ डॉक्टर? पूछता है बूढ़ा डॉक्टर के सामने पीठ सीधी करते हुए। कुछ नहीं, खाओ फिर नींद की गोलियां तुम भी, कौन तुम्हें खानी है बहुत दिनों तक। बुदबुदाता है डॉक्टर सिर खुजाते और दवाओं की लिस्ट में नया नाम जोड़ते हुए। वाह, बहुत सुंदर। फिर है उसी में है फोन और बूढ़ा। बूढ़े के पास फोन है और फिर इच्छा भी किसी से बात करने की। विवशता बढ़ता है हाथ फोन की तरफ, किसी न किसी का नंबर मिलाने को। सुनता है उधर से आवाज कुछ तनी हुई, जल्दी जल्दी कहता है सब ठीक है, ऐसे ही मिला लिया हाल चाल जानने को। शर्म से डूबता है वो अपनी ही आवाज सुनकर। काट देता है फोन बिना जाने ही हाल चाल, अपना बताने की उसमें अब हिम्मत नहीं। पछताता है वो अपनी ही उतावली और फोन के बिल के बारे में। ये उन दिनों खर्चे की तंगी की और तमाम परिस्थितियों को मैंने ये 2-3 कविताएं नोट की थी। एक कविता है और मैं नास्तिक भी नहीं, मेरी आंखें प्रार्थना में बंद रही शायद युगों से। बताया गया था कभी भी संदेह मत करो ईश्वर की करुणा पर। अनवरत धमाके, सारी चीख पुकार,
उठते हुए आग और धुएं के गुबार कभी भी नहीं भेद पाए मेरे लिलार। नहीं हुई मेरी आस्था कभी भी तारदार। और फिर ईश्वर दिखे अपनी नई सज धज में बदले हुए नाम के साथ। कहीं भी विरोध नहीं अब उनकी सत्ता में, न रहा कोई भक्तों में मतभेद। अब वह जाने जाते हैं मुनाफे के नाम से। एक ही धर्म है बचा बाजार के नाम से। पूजा स्थलों को अब कहते हैं दुकान। वाह, बहुत शानदार। पुरोहितों ऋषियों को अब जानते हैं व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों के नाम से। वाह, नए ऋषियों ने कर दी है घोषणा, जो नहीं मानेंगे इस एकमात्र धर्म को वे हमेशा रहेंगे विपन्न और शीघ्र मारे जाएंगे। सारी दुनिया झुक गई है नए ईश्वर के करुणा की आस में। मैं डरा खड़ा हूं चुपचाप। आंखें हैं कि अब बंद होती ही नहीं, और मैं नास्तिक भी नहीं। आज के समय को बहुत ही एक तरह से स्कैन करके रख दिया है आप। कविताएं पढ़ी जानी चाहिए गंभीरता से। कविताएं गंभीरता से पढ़ी जानी चाहिए। कोई कवि लिख नहीं पाता कि उसे कविता पढ़ी कैसे जाए। ये अब आजकल प्रचार प्रसार का भी बहुत और तमाम विशेषण अब हो गए हैं ना। जी, विशेषण भी बहुत, युवा कवि और संभावनाशील कवि। कविता है परिचारक, जी, जो अटेंडेंट होता है मरीज का, हम्म, उसके ऊपर कविता है। बड़ी आसानी हो जाती है जब रोना आ जाए। कुछ कह सकें तो और भी आसान। कुछ भी जानना निरर्थक लगता है। कोई भी साथ बियाबान दग्ध करती है सांत्वना। छुअन एक बोझ कैसे बना जाता है साक्षी। साक्षी होना अलग नहीं लग पाता किसी भी मर्मांतक कराह से। अब ये लाके तीसरे संग्रह की आखिरी कविता है जी, जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये है कुछ भी तो नहीं कहा। जी, जो कुछ भी देखता रहा, सुनता रहा, सोचता रहा, कहता रहा, लिखता रहा, उसमें मैं था क्या। जब बोल रहा था निगाह क्या बोलने पर थी। होती तो सुनने वालों के चेहरे क्यों दिखते। उनके भावों को पढ़ने की कोशिश क्यों करता। और क्यों परवाह होती कि वे क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा, और न जाने क्या क्या। जो लिखता रहा उस पर भी मेरी निगाह थी क्या। फिर क्यों फिक्र होती कैसे लिखना चाहिए, लोगों पर क्या प्रभाव पड़े और क्यों पड़े। क्या मैं कोई पात्र था जो एक तरफ से भर रहा था, दूसरी तरफ से बह रहा था। क्यों भर रहा था, क्यों बह रहा था, क्या यह कोई धंधा था। शायद मुझे प्रेम चाहिए था, अपनी ओर दूसरों का ध्यान चाहिए था। तो फिर प्रेम के लिए शर्तों के जो पहाड़ चढ़ने उतरने थे, उसका दम था क्या। वाह, बहुत सुंदर। और क्यों चढ़ता दुर्गम पहाड़,
जब ठीक ठीक नहीं पता क्या चाहिए था और क्यों चाहिए था। यह चाहना क्या मेरी इजाद थी? नहीं ना। मैं ऐसा क्या कर सकता था? ज्ञान बांटता, एक कूड़े का ढेर इधर से उधर करता, फिर प्रेम करता तो क्या वह अपने अलावा किसी और से होता? फिर इतनी बकबक क्यों? ऐसा क्या, ऐसा कहा क्या जो अब तक कहा सुना लिखा न गया हो? क्या मैं दूसरों की दही का मट्ठा बनाता बेचता? उसमें नमक मिर्च तो होता, पर वह जो ढाई आखर सिखाता रहा, उसका वह आखर उसमें कैसे समाता? क्या कहा मैंने? सचमुच कुछ भी तो नहीं कहा। बहुत गहरी कविता है ये, पढ़ी है मैंने बहुत ध्यान से। और ये जो शुरू शुरू में जो मदर और सिस्टर सीरीज की कविताएं लिखी थी, जी जी। हाँ, समय है तो संबंधों, नहीं बिल्कुल, संबंधों पर आपकी कविताएं बहुत अलग तरह की हैं। आप सुनाइए, सिस्टर है, मदर है। हाँ, तो माँ के बारे में है। जी छोटे छोटे भागों में है। पहला जी। भाग है, माँ जब सोती है उसका अतीत जागता है। वाह। जागते हुई माँ क्षण क्षण जीती है, सब कुछ बड़ा करती। सचमुच बहुत बड़ी लगती है सोती हुई माँ। बहुत सुंदर। इसका दूसरा है, एक पूरे कालखंड पर शिराओं से लिपटी हैं माँ की झुर्रियां। रज्जु सेतु सी पूरी यात्रा पर, एक छोर छू कर खुद को टटोलो, ऐसा ही होगा पूरी यात्रा में। बढ़िया। तीसरा है, बहुत पूछने पर, न पूछने पर या तटस्थ रहने पर रोती है माँ। वाह। बहुत अधिक पूछती है तो भी, नहीं पूछती तो भी रो देती है माँ। हर हालत में समय के साथ बच्चे को खो देती है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, उसके सामने जब अपने बाहों का विस्तार निहारते हैं पिता, छूकर संतुष्ट सो जाती है पत्नी, तब उसे अपनी एवजी में रखकर बीत जाती है माँ। वाह, बहुत good। नेक्स्ट है, तथागत के दाहिने हाथ की तरह जब जाहिर रहते हैं पिता, हवि और समिधा सी खड़ी रहती है पत्नी, तब पूरे घर में अनुष्ठान सी फंदी रहती है माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, राष्ट्री हुई छेनी सी छीजती, संवारती हुई अंगरखे सी तार तार, समय की खूंटी पर आशंका सी टंग गई है माँ। बहुत सुंदर। अब मदरहुड के बाद अपनी मदर पर आता हूँ। जी। कविता है दूसरे छोर पर। स्वागत। बहुत फुसलाने पर अरसे बाद एक बार फिर माँ सीख रही है चलना। उंगलियां पकड़े वह डगमगाती है और टांगें आपस में टकराती हैं। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ उंगली, न वह उमगती है, न आगे बढ़ती है, न मैं ही फैलाता हूँ अपनी बाहें। कुछ कदम और गिर पड़ती है माँ। चोट खाने पर भी न वह मेरी ओर धुली हुई नजरों से देखती है, न मैं ही पोंछता हूँ उसके आंसू। न वह रोने में आवाज करती है, न मैं उसके गिरने की जगह
हथेलियों से पीटते हुए कहता हूँ, चुप हो जाओ, लो मैंने पीट दिया है जमीन को। बहुत मार्मिक कविता है और सूक्ष्म चित्रण है उसके चीजों का। एक और कविता है, क्या तुम खबर करोगे। क्या अब तुम दूर घर पर लस्त पड़े पिताजी को खबर करोगे कि माँ अब दिन रात दांत पीसती रहती है और उसकी आंखें अब खाली हैं। क्या तुम उस पुराने मकान मालिक को खबर करोगे जिससे आजिज आ चुकने के बावजूद माँ ने कभी भी तुम्हें और मुझे खबर नहीं होने दी कि मकान का किराया बाकी है और मकान मालिक घर का सामान बाहर फेंक देने की धमकी दे रहा है। क्या तुम यह खबर उस पड़ोसी को भेजोगे जिसकी पत्नी माँ को अक्सर उधार देती थी और बेइज्जत करती थी। घर में कितने अंधेरों के बाद पढ़ाई की फीस जमा होती थी, जब इसकी खबर नहीं लगने दी माँ ने किसी को, तो क्या तुम अब यह खबर गांव भेजोगे कि माँ अब हमेशा दांत पीसती रहती है और उसकी आंखें अब खाली हैं, कि माँ अब विक्षिप्त हो गई है, कि अब तुम माँ का बक्सा खोलोगे, वही इकलौता बक्सा जो माँ अपने साथ मायके से लाई थी। क्या तुम उसे सबके सामने खोलोगे। माँ हमेशा खोलती रही अपना बक्सा, कमरे में के कोने में सबकी ओट लेकर। क्या तुम अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माँ का बक्सा खोलोगे, उठाकर अलग करोगे एक एक करके चिर परिचित माँ के कपड़े, पता लगाओगे कैसे माँ पहनती रही कपड़े इतने सलीके से जबकि बक्से में एक भी कपड़ा साबुत नहीं। क्या तुम माँ के वे गहने खोजोगे जिन्हें वो उतारती थी, यह कह करके पहनने की अब उम्र नहीं। क्या तुम ताज्जुब करोगे कि वे गहने क्यों नहीं है बक्से में। क्या तुम बताओगे किसी को कि तुमको और मुझे हमेशा संवार कर रखने वाली माँ अब खुद कायदे से कपड़े नहीं पहन पाती, कि अब माँ हमेशा बाल बिखेरे रहती है और बोलते समय उसके मुंह से फेन निकलता है। क्या तुम बताओगे कि मेरी और तुम्हारी नींद सोती जागती माँ अब दवा की नींद सोती और दवा से ही जागती है। क्या किसी को बताओगे कि माँ अब विक्षिप्त हो गई है। क्या तुम जान पाओगे कि जब बाप हार कर विरक्त हो जाते हैं, बेटे मोह से छूटकर तटस्थ हो जाते हैं, बहुएं संकोच छोड़ अपने में लिप्त हो जाती हैं, तब अक्सर जिंदगी को तोपती ढाकती, घर की इज्जत को बचा कर रखती, बेटों के पेट की आग को ठंडा करती माएं थक कर विक्षिप्त हो जाती हैं। बहुत छू लेने वाली कविताएं हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ही जबरदस्त है और ये घर घर की कहानी है। ऐसी कविताएं सुन के मनुष्य का मन बदल भी सकता है। अगर किसी तरह की बेध्यानी है माँ बाप के प्रति तो कहीं कुछ जागृति आ जाए, संभावना बनती है। ये बहनें सीरीज की जी स्वागत। पहला है, बहनें जब घर में होती हैं हम बाहर कूदते हैं, बहनें जब नहीं होती न हम घर में कूदते हैं न बाहर। क्या बात। बहनें बहुत अधिक अनुशासित करती हैं जब वे नहीं होती। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा है, जब सारी हिम्मत सोख लेती हैं पिता की थकी हुई बातें, दूर और दूर भगाती हैं माँ की नाउम्मीद आंखें, भटकाने के तमाम टोटकों के बावजूद घर लौटा लाती हैं सांझ के धधलके में टिमटिमाती हुई बहनें। नेक्स्ट है,
जब बाप गरज रहे होते हैं बाप जैसे, माँ रो रही होती हैं माँ जैसी, भाई खड़े रहते हैं भाई जैसे, तब कुछ भाई कुछ माँ कुछ बाप जैसी प्रार्थना में झुकी रहती हैं बहनें। वाह, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, पिता जब खुदा रहे होते हैं चीजों पर अपने नाम, माँ सहेज रही होती हैं बेटों पोतों के हिसाब से, तब उन्हें संवार कर रख रही होती हैं विदेह सी बहनें। वाह, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, जब जब चला करती हैं आंधियां, सबसे पहले उजड़ती हैं बहनें। न जाने कितनी टेकों पर मिटती हैं बहनें, फिर भी माँओं दादियों में हमेशा किसी न किसी तरह जिंदा रहती हैं बहनें। नेक्स्ट है, जाते समय सबके साथ रोती हैं बहनें, कांगड़ी की तरह मायके की याद संजोती हैं बहनें, बाद में फिर एकदम अकेली होती हैं बहनें। वाह वाह। संबंधों और बहुत ही मार्मिक कविता है। एक तरह से संबंधों में निहित जो मूल्य हैं उसके ऊपर ध्यान आकर्षण है देखा जाए तो। इतने शिद्दत से अगर एक दूसरे के प्रति मनुष्य महसूस करे संबंध को, तो फिर ये दुनिया तो स्वर्ग हो सकती है। तो ये थी वरिष्ठ ही नहीं बल्कि अपनी तरह के अनोखे कवि आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी की कविताएं। और हमने देखा कि उनका जो प्रेक्षण है बिल्कुल अलग तरह का है। बहुत सूक्ष्म चित्रण उनके कविताओं में, न सिर्फ स्थूल परिस्थितियों का हम देखते हैं बल्कि मनुष्य का जो चेतन अवचेतन मन जो है उनकी कविताओं में बिल्कुल पूरी चित्रात्मकता के साथ दिखाई देता है। और एक तरह से उनकी कविताएं झकझोरने वाली, जगाने वाली भी होती हैं। संबंधों पर अभी अभी हमने उनकी कविताएं सुनी, और जो मैं कह रहा हूँ श्रोता निश्चित ही इस बात को महसूस कर सकते हैं और सहमत हो सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। हमने बहुत सारी कविताएं इन 4 भागों में आपसे सुनी, और ये हमेशा के लिए एक धरोहर जो है यूट्यूब पर मौजूद रहेगी, और श्रोता कभी भी सुन सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि किस तरह से कविताएं लिखी जानी चाहिए। बहुत बहुत आभार एक बार और, धन्यवाद।